नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आप सभी को बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है करवाई जा रही है। ए टू जेड जो आपकी तैयारी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे तो मेरी फ्री क्लासेस चली रही हैं एमसीक्यू वाली। अगर आप लोग जो है पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल सा जो प्रोसेस है अपनाना है। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पेड बैच में जान लीजिए। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इनके सारे आपको जो है चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे आपको यहाँ पर जीके जीएस हिंदी के आपके चैप्टर दिख रहे हैं, रीजनिंग मैथ के चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आपको जुड़ने के लिए एक प्रोसेस मैं सिंपल से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डीएओजी ऑफिशियल जो ऐप है आपको ये प्ले स्टोर से देखिए इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करो या आप लोग इस पे जो है टिक कर सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये वाला पेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपके सामने व्यू डिटेल है, व्यू डेमो है। तो अगर डेमो देखना है, पहले कुछ क्लासेस देखनी है भाई किस तरह क्लासेस चलती हैं, तो आप कुछ डेमोज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। और इस पेज में आपके यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। ठीक है, पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं, कार्ड पेमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का फोन पे, गूगल पे नहीं है तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ पर यूपीआई मांगता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति का यूपीआई आईडी, जिसके भी फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप उसका जो है यूपीआई आईडी डाल करके उस बंदे से पूछेंगे, वो आपका अपना यूपीआई आईडी बताएगा। आप उसका यूपीआई आईडी डालो तो उसके नंबर पर जो है फोन पे का एक ऑप्शन चला जाएगा पेमेंट करने का, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है कोर्स ओपन होकर आ जाएगा। और जब दोबारा आप लोग पेमेंट कर देंगे और आप लोग यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, कोर्स वाले सेक्शन में ये जो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल मिल रहा है, यहाँ पर व्यू कोर्स देखने को मिल जाएगा और दोबारा आप लोग वहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। तो जो परचेज कर लेंगे वो यहाँ पर कोर्स पे दोबारा जरूर क्लिक करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, असंगठित क्षेत्रों में जो है ओवर टाइम और सशुल्क, जिससे छुट्टी की भाषा में भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन बीमारियों की वजह से छुट्टी इत्यादि के लिए कोई प्रावधान जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सवेतन छुट्टी का प्रावधान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? तो सवेतन छुट्टी का प्रावधान जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरे को जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो देखिए, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, राजकोषीय नीति जो है कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो कि राजकोषीय नीति तैयार करती है, कौन सी संस्था ऐसी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वित्त मंत्रालय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय एक ऐसी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 4, ग्राहकों से जमा जो राशि है उसे स्वीकार करना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये आपका
बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो कार्य है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, जमा राशि को स्वीकार करना किसी वाणिज्य बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, ना कि रिजर्व बैंक का। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर शो होना चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए कि इसमें राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए, सन 1991 ईस्वी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सन 1991 ईस्वी की शुरुआत में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है देश की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन नंबर 1 है, 3 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1991 ईस्वी में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है जारी हुआ। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है कॉलोनी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। वह जो है एक तंत्र, लोकतंत्र, धनिक तंत्र या धर्मतंत्र, इन तीनों में से, चारों में से कौन सा आपको राइट लग रहा है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ये लोकतंत्र के तहत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दूसरे में जो है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने मगध बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ये घटना है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, चार ऑप्शन में से आपका एक कोई सही है, तो अर्थशास्त्र यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र ऐतिहासिक पाठ जो था, इसमें चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया महात्मा गांधी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने जो है भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि सन 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बादशाह खां या मोहम्मद अली जिन्ना? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सन 1934 ईस्वी में मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता बन गया था। मोहम्मद अली जिन्ना पर आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्गों में से चौथे स्थान पर था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है इनमें से कौन सा वर्ण जो है चार जाने माने वर्गों में से
चौथे स्थान पर था, तो चौथे स्थान पर था यहाँ पर, ठीक है, अब नहीं। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका वैश्य जो है वो इन 4 वर्णों में पहले क्या था, चौथे स्थान पर था, प्रेजेंट टाइम पे तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शूद्र जो है हिंदुत्व के ग्रंथों में उल्लेखित चौथा वर्ण है, ठीक है, आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है। और 4 सामाजिक श्रेणियों में से एक है शूद्र, ठीक है। और यह 4 वर्णों की सबसे नीची जाति थी, शीर्ष में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर पहला वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वर्ड 4 जाने माने वर्गों में से चौथे स्थान पर था और अब भी है दोस्तों, सूत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे को बताया है ज्योतिराम फूले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है, किलोमीटर में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7516, 7516 किलोमीटर में बताना था। तो ये 7516 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग में है। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का पहला वाला, ठीक है। पश्चिमी दिशा में जो है भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खुद से रिलेट करिए, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिससे कि आप सभी की तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, स्कैन, ठीक है, तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है जिसे कहा जाता है। बताने का प्रयास कीजिए, पूरा फोकस कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो पूर्वांचल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने चौथा बताया है। अगला प्रश्न है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या आपका ये मृदा होना चाहिए। और चौथा वाला शुष्क मृदा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है जलोढ़ मृदा ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। और यह मृदा जो है देश की जो है कुल मृदा का लगभग 45% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? देश का 45% भाग जो है वो जलोढ़ मृदा है, बाकी 55 में ये तीनों आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से एक नहीं है? बताने का प्रयास कीजिए। हेलीकॉप्टर, यहाँ पर आप सभी लोग देखिए ट्रैवलर, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के लिए 6 प्रमुख नियंत्रणों में से एक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला मानव प्रभाव, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने कई बार बताया है। भारत में दोस्तों यहाँ पर जलमार्ग की बात कर रहा है तो 2016 के अनुसार जो है भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु जो है 111 जल मार्ग जो है सुनिश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने 111 बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 111 अंतर्देशीय जलमार्गों में से जो है 106 का कार्य जो है 2016 में पूरा हो चुका है। और राष्ट्रीय जलमार्गों में लगभग 20,275.5 किलोमीटर तक विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो, बताइए जो क्या करती हैं। चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। एक चुंबक को एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं या एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो चुंबकीय वस्तुएं ऐसी हैं जो सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं। तो क्या इनमें से कोई विकल्प आपको सही लग रहा है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डीएनए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आभासी वर्चुअल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह आभासी मतलब वर्चुअल कहलाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कैपिलेरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का निर्माण जो है ये जो है कैपिलेरी एक्शन सूक्ष्म नलिका का प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों आप लोग ध्यान दीजिए, ये तीनों के तीनों उदाहरण आपके उससे रिलेट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु जो है वायु नली के सांजल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो श्वास नली होती है इसके सांजल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं श्वास नली ट्रेकियो। ठीक है, वायु नली के सांजल को क्या कहते हैं, श्वास नली, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेकिया साइंस की भाषा में। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र जिसे स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं और आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। तो इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वाष्पोत्सर्जन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।